डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया। ये है यहाँ के पोस्टमास्टर श्री खोजी लाल जिज्ञासु। अब जिज्ञासु जी की एक बड़ी खास आदत है कि वो डाक में आने वाली ज्यादातर चिट्ठियां खोलकर पढ़ लेते हैं और उसके बाद ही उनके भविष्य का फैसला करते हैं। अगर आप इनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं तो इनका जवाब कुछ ऐसा होगा कि दरअसल काम का बोझ इतना रहता है कि आसपास के लोगों से मिलना ही नहीं हो पाता। और फिर यहाँ पर कोई अखबार भी तो नहीं छपता ना, जिससे पता चल सके कि किसके घर में क्या हो रहा है। इसलिए इन चिट्ठियों के सहारे अपनी जिज्ञासा शांत कर लेता हूँ। और फिर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये मेरा फर्ज नहीं बनता क्या कि अपने शहर की सारी गतिविधियों पे नजर बनाए रखूं। अब अगर आप इनसे कहेंगे कि इनकी हरकत खिलाफ कानून है तो इनका जवाब कुछ ऐसा होगा कि कर बिना नीति वाली बात है। चैनपुर की हंडिया तो इतनी दूर टंगी हुई है कि यहाँ पर कानून की आज भी नहीं आ सकती। और फिर जहाँ का कानून वो तो हम खुद है। अब आ रही है चैनपुर के डॉक्टर साहब सिविल सर्जन डॉक्टर जालिम सिंह। मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी, मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी। अस्पताल में मरीजों को बहुत कम देख पाते हैं क्योंकि वहाँ पर सबको मुफ्त में इलाज करना पड़ता है। इसीलिए इनका ज्यादातर समय अपने बंगले में गुजरता है जहाँ पर ये अपनी मर्जी के मुताबिक मरीजों से फीस चार्ज कर पाते हैं। इनकी आमदनी का एक और जरिया है चैनपुर का इकलौता मेडिकल स्टोर संजीवनी। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि चैनपुर की आने वाली सारी दवाइयाँ इनके इस मेडिकल स्टोर संजीवनी पे बेची जाती हैं। शराब बहुत पीते हैं इसलिए हाथ बहुत कांपते हैं इनके, इसीलिए ये ऑपरेशन करने से बहुत कतराते हैं। बहुत तगड़ी फीस का लालच ही इन्हें ऑपरेशन थिएटर तक ले जा पाता है, मगर ज्यादातर नुकसान इनका खुद का हो जाता है। अभी 15 दिन पहले की बात है, इन्होंने सीट के एग्जाम का ऑपरेशन किया था और तभी से मेरी घड़ी नहीं मिल रही है। 4,000 रुपए की थी। अरे राजा साहब का काम ठीक कर दिया था तो उन्होंने टिकट नहीं दी। खाली सोने का कवर चढ़ा हुआ था और ड्यूटी में लगे थे। मैं वो कुर्सी की नवल उससे मेरे को क्या मिला यार, क्या मिला? सिर्फ 2,000 रुपए। यानी पूरे 2,000 रुपए का नुकसान। तब से ऐसे गिरना के पीछे पड़ गए कि दोबारा ऑपरेशन करा ले, दोबारा ऑपरेशन करा ले। और इस बार तो पूरे 500 रुपए का डिस्काउंट देने के लिए मैं तो रेडी हो चुका हूँ। और वो मुझसे लगा के ना मैं वो नहीं बढ़ रही थी। मेरी गाड़ी अपने पेट में दबा के बैठा हुआ है यार। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और ये है यहाँ की छोटी अदालत में बड़ा इंसाफ करने वाले जज श्री पी.एन. तरफदार। ये अंधा ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। श्री तरफदार जी की थ्योरी ये कहती है कि इंसाफ अंधा नहीं बल्कि काना होता है। यस, वो अगर दोनों ही आंखें बंद हो तो मुकदमे को सिर्फ टोला जा सकता है, उसका इंसाफ नहीं किया जा सकता। इसलिए इनकी एक लौती आंख तराजू के उस पलड़े की तरफ झुकी रहती है जहां पर माल ज्यादा होता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि इंसाफ में देरी करना भी एक तरह की नाइंसाफी है। इसलिए ये इंसाफ करने में इतनी तेजी और फुर्ती बरतते हैं कि ज्यादातर मामले अदालत पहुंचने से पहले इनके घर पे हल हो जाते हैं। इस तेजी और फुर्ती की एक वजह ये बताते हैं कि रिटायर हो चुका हूँ, ऑलरेडी एक्सटेंशन पर चल रहा हूँ। आपने कभी ध्यान रखना होता है कि नहीं? अभी वो खेत है, जमीन है, सट्टा तो एक बगीचा भी है, लेकिन अब बस डेयरी और एक पोल्ट्री फार्म खोलने का इरादा है। जिंदगी के आखिरी दिन मुर्गियों और भैंसों में गुजर जाए। अब तो आयु जी से एक प्रार्थना है और यही प्रार्थना है। और ये है यहाँ की एक और महान आत्मा, यहाँ की कोतवाली की कोतवालन श्रीमती मान सिंह बैरागन। अगर इनका नाम सुनकर आपको डाकू मान सिंह की याद आती है तो ये एक महज इत्तेफाक है, क्योंकि मिस बैरागन ही यहाँ की इकलौती ऐसी शख्स है जिन पर आज तक कोई उंगली नहीं उठा पाया। वो बात अलग है कि एक बार डाकू लाखन सिंह ने बंदूक उठाने की कोशिश की थी,
लेकिन उनके पैरों में गिरकर इन्होंने इतना दिलकश मुजाहरा किया कि तरस आ गया और इन्हें एक और नई जिंदगी मिल गई। तब से इनका झुकाव फलसफे यानी फिलॉसफी की तरफ हो चुका है। इस फानी दुनिया की हकीकतों को जानकर इनका दिल इतना बेजार और बेपरवाह हो चुका है कि इन्होंने अपना तकल्लुस बहरागन रख लिया और अब ये हर चीज से डिटैच ही रहती है। दुनिया में रहकर भी दुनिया से डिटैच रहना योग साधना की परम अवस्था है। इसलिए अगर चैनपुर में लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज नहीं है तो इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। इनका कहना है कि रे भाई सुन, ये दुनिया ना, ये दुनिया हमें भी डाल मचाने दी, हमें भी डाल मचाने दी, हमें भी डाल मचाने दी, हमें भी डाल मचाने दी। मेरा मतलब है ये दुनिया ना, ये दुनिया ऊपर वाले ने बनाई है। अगर इन्होंने बनाया है तो रात में बनाई है और अगर अच्छाई बनाई है तो बुराई भी बनाई है। ये रात के बिना दिन बेकार है। और तू बता मैंने, तू बता ये बुराई के बिना अच्छाई का कोई मोल है क्या? तू बता मैंने, है क्या मोल? ये रात जितनी ज्यादा संगीन होगी सुबह उतनी रंगीन होगी। और तुमको रात जितना ज्यादा पड़ेगा उसका नतीजा उतना ही अच्छा मिलेगा ना भाई। और फिर जो जिब होना है सो तब होवे है। फिर परमात्मा की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी रहे। तो मैंने के पागल को तेरे का किसी काम में दखल दूं? बोलो। और ये है हमारी बैंड पार्टी के सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर जनाब दिलदार खान ए मुनव्वर। बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। इस रियासत के दीवान है, इस रियासत की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्हीं के कंधों पर। इस रियासत में हर कोई इनके लिए जवाब दे और ये भी जवाब दे है बस राजा साहब के बाद एक शख्स के लिए और वो है इनकी बीवी यानी तमन्ना बेगम। मेरी चे मेरी चे मेरी चे मेरी चे। अच्छा, तो यहाँ छुपे बैठे तुम अपने यार दोस्तों के साथ है और सबसे वहाँ मेरी जान खा रही है और कब से ढूंढ रही हो, पूरा जमीन आसमान छान मारा और तुम क्या करते कुछ छाने उड़ा रहे हो? शर्म लिहाज नाम की कोई चीज है, सारी भोल कर पी रहे हो। अरे कोई छाने नहीं उड़ा रहे थे बेगम, हम तो झंडा फहरा रहे थे। ऊपर तो नया झंडा लगता है। अरे पुराना वाला का भी फट गया था। फट गया था तो झंडा फटने की तुम्हें बहुत फिक्र होगी ना। और मेरे दुपट्टे जो यहाँ फट के चिथड़े हो गए उनके लिए तुम्हारे दिल में गोलियां मार दी गई। अरे कब से बोल रही हूँ नए दुपट्टे ला दो, नए दुपट्टे ला दो, पर तुम्हारे कानों में तो चुन ही नहीं रही थी और फिर दूसरे झंडे पे इतने पैसे बर्बाद कर दिए। राजा साहब का हुक्म था, पुराना वाला झंडा पहचान में नहीं आ रहा था, जिस रियासत का है ऊपर से बच्चा लोग गलत डिजाइन बना रहा था। नहीं भाड़ में मेरे दुपट्टों का भी ख्याल करो वरना मैं भी समझ में नहीं आऊंगी कि किस की बीवी हूँ। खान साहब के बीच में इश्क, प्यार, लव, सुख शांति, मोहब्बत, पैशन नहीं है। उसके बजाय सब कुछ है। बेचारे खान साहब का सर बुढ़ापे में ऐसा चकराया कि अपने से कम उम्र की बीवी यानी तमन्ना बेगम से शादी कर बैठे। दरअसल इनकी दूसरी शादी है। बार बार उस घड़ी को कोसते हैं जब इन्होंने काजी साहब के सामने क्या डाला था कि कबूल है काजी साहब। तब सोचा भी ना था कि तमन्ना बेगम इतनी नीच गई गंदी इंद्रस तो खान साहब की पहली बीवी यानी दिलशाद की अम्मी जान भी थी और उनसे तो 3 बार तलाक 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 बोलकर छुट्टी मांगे। और तमन्ना बेगम ये पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, जब भी बेचारे खान साहब ये तलाक लफ्ज अपने मुंह पर ही लाते हैं तो भी आवाज आती है इस रोज की महाभारत से तंग होकर बेचारे खान साहब अक्सर कहा करते हैं
तभी राजा साहब को उन्हें अपने बंगला पे बिठाया और तुरंत स्टेशन पहुंचाकर पेड़माओं में बिठा दिया। उसी बात से राजा साहब इतने खुश हुए कि उन्होंने हमें सियासत का डिवाइड बना दिया। तब स्टैंडर्ड ऊंचा करने के लिए हमने दूसरी शादी कर ली। साला तभी से अपनी गलती पे भाग रहा है। तो यार जयपुर वासियों की जिंदगी कुल मिलाकर बड़ी आराम से चल रही थी। हो गया दिल्ली में बैठे हकीमों से इनका सुखचैन देखा ना गया। मुल्क की कुछ पॉलिसीज के तहत जो कुछ भी टेम्पुल में हो रहा था वो गैरकानूनी था, शर्मनाक था और भैया नाकाबिले मुआफी था। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के हकीमों ने फैसला किया कि क्यों न किसी खुफिया अफसर को खुफिया तरीके से टेम्पुल भेजा जाए जो यहाँ के सारे भेदों का पता लगाए और वापस आकर खबर दे कि भाई जो कोई भी मुजरिम है उसे तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाए। तिहाड़ जेल जो उस वक्त भी काफी खतरनाक मानी जाती थी। पोस्ट मास्टर जिज्ञासु ने जब वो खत पढ़ा तो ये तिहाड़ जेल का तसव्वुर ही था कि वो चीख मार के गिरे और बेहोश हो गए। तिहाड़ पूरे किस्सा मुंह देख के उठे थे। ये खत था ये कयामत। पूरे 2 मिनट तक बेहोश रहे, फिर कैसे ही आंख खुली तुरंत दौड़े अपने साथियों के पास खत पढ़ने। अरे खान साहब, अरे मेरा आगे कहां है? अरे डॉक्टर है भेजा पड़ा हुआ पीछे कहीं। बात की थी कि भैया कपड़े पहनने तक का होता रहा। अच्छा बनियान पहना था नहीं तो लोग अकेले ऑटोमेटिक समझ बैठते। अरे इससे तो बेटर को ससुरे अंग्रेज थे तो दामन यार जासूसी क्यों? ऐसा क्या हो गया? हम नहीं जानते, ये बताओ। नहीं क्या? अरे जरूर उस आदमी की बीवी ने तुम्हारी शिकायत कर दी होगी। तो तुमने गोली से मार दिया यार। मैंने कोई जासूसी थोड़ी कराया ना। मैं तो आप खरगोश ना करना पड़ा। खरगोश और इंसान के साइज में तो कोई डिफरेंस नहीं दिखता। यार मैं गया। अरे वो बहुत छोटे कितना आदमी था यार। समय 2 दिन पहले झाड़ी के पीछे दिशा में दांत करके बैठा था। शाम का छुपड़ा था, इसे कुछ ठीक से दिखा भी नहीं मैंने। फुल चक्की पहने अपनी बंदूक, जरा सी झाड़ी मिली और गाड़ी से तू देखना बेटी। अरे तुमने उस आदमी को मार कर ऊपर वाले के पास पहुंचा दिया। इसी की वजह से आया वो चुन्नी वाला अफसर। क्या? उसको मैं कौन सा? मैं डेढ़ पसली हट जा। मैंने तो बंदूक की गोली छोड़ाया, लेकिन तू तो पता नहीं कितने लोगों को अपने इलाज से बर्बाद बचा देता है। मैं कह रहा हूँ इसकी वजह से आ रहे सरकारी जासूस। हाँ इसी की वजह से आ रहा सरकारी इसकी वजह जासूस। से। इसी वजह से जैसे तो यहाँ की कोतवाली में कुछ होता ही नहीं है। कुछ होता ही नहीं है। पूरे दिन हर वक्त वो होता है वो उसी खबर पहुंच गई दिल्ली तक। हाँ, इसकी वजह से ही आ रहे हैं। हाँ अबे अंधायुग में भगवान श्री कृष्ण माता गांधारी से कहते हैं कि लूंगा मैं आस्था तो लेगा रास्ता कौन, लूंगा मैं आस्था तो लेगा रास्ता कौन। श्राप ये तुम्हारा स्वीकार है माँ, स्वीकार है माँ, स्वीकार है माँ। इसलिए थाने में जो कुछ होता है उसका दायित्व मुझ पर नहीं ऊपर वाले पर होता है। बोलो मत बोलो। आपस के मसलों को खत्म करो और खुदा के लिए पट को बढ़ो जो ये जिज्ञासु लेकर आएगा। अरे मेरे दामाद भेदीलाल भेदिया ने यार वो दिल्ली के गोल्ड डाकखाने में खत खोलने का मेरे नक्शे कदम पर करता है। लो सुनो। पूजनीय बाबूजी, सादर चरण स्पर्श। अगर मुझसे तथास्तु के बाद दीगर अहवाल ये है कि आज सुबह मेरे हाथों एक ऐसा सरकारी गोपनीय पत्र खुल गया जिसका संबंध चैनपुर से चैनपुर। इसमें लिखा है कि एक आदमी भेष बदलकर चैनपुर आ रहा है जो आप लोगों की ऐसी तफ्तीश करेगा और उसकी रिपोर्ट जाके सरकार को देगा। मुझे पता है आप लोग बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं। जन सेवा की दिशा में आप लोगों ने बहुत से ऐसे काम किए होंगे
नहीं आएंगे। अपना ध्यान रखिएगा, मैं भी आपको आशा करता रहूंगा। बस शेष अगले पत्र में आपका दामाद भेदीलाल भेज दिया, गोल्डन खाना दिल्ली। क्या किया तुमने? यार उस अफसर को यहाँ आने से क्या करोगे? सिर्फ एक उल्टा नहीं पाया था। वाह, हमने से किसी को दिल्ली जाना होगा और जिज्ञासु के दामाद भेदीलाल की मदद से उस कुटिया को ढूंढकर शिष्या से उठाना होगा। भालो भालो, और जाएगा कौन? जाएंगे कौन? आइए इसमें जिसका कौन? बता बात। बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। एक काम करिए, मेरे ख्याल से आप ही जाइए तो करिए भैया। साथ में तरफदार जी को ले जाइए। वो क्या कर रहा है? लड़की को नहीं है। कानूनी वाले को इनका बहुत करनी है। बच्चा जाइए। अभी 10 तो बजे हैं, 10:30 तक ट्रेन आपको मिल जाएगी। फटाफट मेरे कपड़े। वाह, स्मार्ट, एकदम स्मार्ट लग रहा है। ऐसे पूजा कर पूरे के इज्जत कर पूजा के बाद हमने का भी नहीं होगा। क्या हो गया भाई? माफ कीजिएगा हुजूर, लेकिन मैं बहुत घबराई हुई हूँ। अरे घबराई क्यों? बहुत बुरी खबर है हुजूर। होटल महल में पिछले 1 हफ्ते से गजब के रहा हुआ है। उसके साथ एक काम भी है। इस अजनबी की हरकतें बहुत मशकूक है जनाब। हमें लगता है ये अजनबी कोई सरकारी जासूस है। अभी सरकार से मार के वापस आया हूँ। सरकारी जासूस दिल्ली में आ चुका है। अरे सत्यानाश! Oh God! बाप रे! मटन में प्याजा बनाने की शाही लड़की। बस तुम क्यों मेरी जाने के पीछे तुल रहे हो? जान तो जानी है ना, इस मटन में प्याजे के साथ जाए तो बेहतर है ना। भाई वो मटन तो प्याजा पेट के अंदर होना चाहिए कि आप के गंदे बंदा बन रही है। यानी कि तस्वीर तेरी, दिल मेरा, पहला रस। यानी कि जो बात तुझ में है तेरी इस तस्वीर में। अब तो भूख कर लिए आदम है। यदि कोई एक सूखी रोटी दो कच्चे प्याज के साथ दे दे तो खुदा कैसे शुक्राना करूंगा। लेकिन होटल का बिल अदा नहीं। अगर तुमने हमारा सारा पैसा रेस के घोड़ों पर ना उड़ाया होता तो हमारी ये नौबत ना आती। आज पेट में खाना गए हुए 3रा दिन है। और अगर चौथा आया तो मैं आदम कौन बन जाऊं? अच्छा, अपने आप को ही काट खा लोगे। नहीं मेरे मुंह में तो दांत ही नहीं है। अगर मुझे नाखून भी लगाया ना तो मैं तुम्हें भगोड़ खा दूंगा। मेरे पेट में तुमसे ज्यादा आग लगी है। कैसे कैसे? अच्छा, पिछली बार जब हमने खाना खाया था तुमने मेरे किसी की नान उड़ा दी। मैंने रोटी अरे जो भी थी, ठूस गई थी ना अपने मटके में। मटका? क्या काम है ये मुझे? और क्या बात तुम्हारे? अरे देख तो हम दोनों का ही खा लिया ना। किसकी वजह से खा लिया मैंने कहा था कि बिहार जेल से बाहर निकलो। मैंने कहा था कि मेरा काली सेठ की जेल पर उससे मेरे सारे पैसे रेस के घोड़ों पर उड़ा दूं। मैंने बोला था कि सराय ऐसी किसी छोटी सी सस्ती सी जगह से बताए इतने आलीशान होटल में रुको, जहां भी आकर महंगी महंगी दारू पी मुर्ग सलाम उड़ा। अरे जेल की जिंदगी कट रही थी। जेल में चक्की भी इससे नहीं तो क्या, कम से कम 2 टाइम का खाना तो नसीब हो रहा था। खाना वो सड़ी हुई रोटियां, वो पानी से भी गंदी दाल और टमाटर भी सड़े हुए। खाना तो वो यार रोटी नहीं है। अभी हमने 3 दिन पहले भरपेट खाना खाया। उंगलियां चाट गई थी तुम अपनी। आते ही जिंदगी में कभी-कभी इंसान को भरपेट खाना होटल का मालिक मार के बाहर निकालेगा। 3 दिन हो गया उसको एक सिक्का तक नहीं दिया हमने। कब तक मनी ऑर्डर के झांसे में डालते रहोगे उसको? आने वाला वरना हमारा खाना बंद नहीं कर देगा। खाना बंद है तुम्हारी वजह से। भूलो मत तुम। मेरी वजह से कैसे? क्या जरूरत थी वेटर के सामने इतना घबराने की? इतना नर्वस है तो चल हो गया उस टाइम पे। छोड़, चाहिए भी नहीं तुम्हारा कॉन्फिडेंस। उनकी बात मानो, यहाँ से भागने की ओए! मैं भागने वालों में से थोड़ी हूँ। मेरा नाम महबूब है। चुनाव का डट के सामना करता हूँ मैं। तो नीचे जाकर होटल मालिक का सामना करो।
पर चुनौतियों का होटल मालिक। अबे होटल मालिक तुम्हारी चुनौती का सबसे अहम हिस्सा है। नीचे जाकर उसको पटाओ और कम से कम 2 टाइम में तो खाना लेकर आओ। खाना तुम लेकर आओगे, देख लो। मैं क्यों लेकर आऊंगा? सॉरी। अच्छा बोल देना तुम मेरे ट्रैजिक लॉ के बारे में। तुम अच्छे से बातें चाहते हो, मुझे भूख लगती है। मैं कुछ नहीं कर पाता। एक बार मुझे खाना खिलाओ, फिर देखो मेरा कमाल। बहुत अच्छे से देखा है तुम्हारा। अभी खाना मिलेगा, तुम खाओगे और फिर ऐसे पेड़ों की तरह सो जाओगे कि तुम्हारी नींद कोई बैंड बाजे वाले का टस से मस नहीं कर पाएंगे। और मैं बताता हूँ, और खर्राटों का तो ऐसा आलम है, लगता है बादल के लग रहे हो। मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं भी नहीं। अरे तुम बहुत दुखो, मतलब दरवाजा कौन खोलेगा? अरे ये तोड़कर अंदर आ जाएगा ना, फिर वो अंदर आ रहे नहीं, जब वो तोड़ के अंदर आए, तुम भी दोनों नहीं दिखेंगे। पर दबा दो तुम्हें। तुम गायब हो गए। कहाँ गए मैं? अगर तुम इनविजिबल मैन हो तो मैं भी स्पाइडरमैन हूँ। टंकी से उल्टा लेकर जाऊंगा। मैं बाहर नहीं आऊंगा। नहीं आऊंगा। बताओ, तुम्हारी बीवी को बता दो, तुम यार रंगोलियां बना रहे हो ना। एक सेकंड यार, ये चीटिंग क्यों कर रहा है? चीटिंग वीटिंग नहीं है। तुम डिसाइड कर लो तुम्हें कौन सी किस्मत मंजूर है, क्योंकि मैं तो यहाँ नहीं। अरे ये रहा मैं। अरे वेटर था, दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने दरवाजा खोल दिया, दाएं से सामने जाके रुक गया। बेटा अरे तुम दरवाजा खोलकर अंदर क्यों आ रहे थे? अरे इतनी देर से दरवाजा नहीं खुला ना, मेरे को लगा आप लोगों ने कुछ चीटिंग कर ली हो। कैसा लगे? अच्छा है ना, बोलो। अच्छा नहीं लगा। अरे क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि अगर आप लोग खुदकुशी कर लेते हैं तो आपकी इज्जत रह जाती। हमारा मालिक आप लोगों की ऐसी वजीहत करेगा, ऐसी वजीहत करेगा कि आपको अफसोस होगा कि आपने खुदकुशी क्यों नहीं की। क्या मिलेगा जल्दी से दादा? क्या मिलेगा? पुलिस मेरा पर क्या लिखा दे? क्या लिखा ले? उस दरोगाइन को नहीं जानते ना? अरे कौन सी दरोगाइन? दरोगाइन बेराबर। वो खुद कुछ नहीं करती, मगर सामने वाला कुछ नहीं कहता। तो थाने में जाओ, ऐसी भैया होगी, माता ऐसी भैया होगी, आनंद आ जाएगा। तो हम अस्पताल में इलाज करवा लेंगे, उसमें क्या है? बाकी बच्चों को चंगा डिसमेंटल हो जाएगा। डॉक्टर का नाम है जालिम सिंह। हम अदालत चलेंगे, अदालत के दरवाजे पर जाएंगे। लेकिन हमारे अदालत में दरवाजा है ही नहीं, झुंझुना बचाओगे। जज का नाम है पीए तरना। प्रधानमंत्री जी को दिल्ली पहुंचेगा ही नहीं। जो पोस्ट मास्टर का नाम है वो है कोडीलाल जिज्ञासु। अपना तो जान बची से क्यों भी मालूम? नहीं, नीचे लोहे का दरवाजा है जिसमें हमेशा ताले के पीछे ताला, ताले के पीछे ताला, ताले के पीछे ताला होता है। ताले के पीछे। तुम्हारे मालिक का क्या नाम है? हलाको। बहुत खतरनाक है। पिछली बार का मटन मसाला कैसा लगा? कमरा नंबर 2 में ठहरा था। मटन मसाला बनकर रह गया था बेचारा। आज पेट में कुछ होता तो सारा बाहर। एक बात बताओ, तुम तोड़कर दरवाजा तोड़ के यहाँ अंदर आ गए। देखो बेचारे को। अरे नहीं, जो माल मट्टा बचा था उसे उठाने आए थे हम तो। क्या सबके सब जान रहे हो? किसी के सीने में दिल्ली है। सीने में दिल्ली पत्थर जरूर है, इसलिए मैंने आपको कहा था खुदकुशी कर लेते तो आपकी इज्जत रह जाती। एक सेकंड, हमें थोड़ा टाइम दो यार, हम डिस्कस करके बात करें। नहीं, हमारा मालिक का काम ऑफिस लेके
EMI टाइम तक उड़ जाएगी। अरे हम सब इतने सारे हैं वो होगा अकेला है फिर भी हमारा टांगा उड़ा दिया है ना। अरे नहीं जान सर, बीवी का वजन ना पहाड़ जितना होता है जान सर। हम सब उसके नीचे आकर पिसेंगे और पिसेंगे। वो पिस जाए तो ही अच्छा है। ये दिल्ली वाला मारे एकदम घसीटने का ज्यादा ऐसी छींचा लेकर करेगा कि ताजी रातें नींद हो जाएगी। ये जो होना है उसे कौन टाल सके? तुम चिंता भी के बात से। ले जीरो कश्मीरी है मैं नहीं करेंगे चिंता के बात। मैं ठीक कह रही हूँ, भूत को भूल जाओ, भविष्य की चिंता ना करो, केवल वर्तमान को देखो, आयुष्मान को देखो, सम्मान को देखो।
अच्छा, चलिए देखकर बताइएगा कि कैसा दिखता है वो। जी बिल्कुल, लेकिन अगर आप पहले खान साहब को भेज दें तो हम यहाँ से तो निकले। अरे कहाँ साहब यहाँ बेहोश पड़े? उठो, उठने क्यों नहीं? अरे तो जल्दी उठाइए, मामला अर्जेंट है। अरे मैं उठाऊं कैसे? चप्पल तो तुम्हारे साथ। अरे उस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इनके घर में बस इतना कह दीजिए अफसर जी बुला रहे हैं, देखिए अभी कैसे उठेंगे। अच्छा, अब मेरे सरताज, अफसर जी आपको बुला रहे हैं। उठिए ना। अफसर जी बुला रहे हैं। देख के टूट मत जाना। अच्छा सुनिए तो, अगर हम सही जहान और खूबसूरत होना तो उन्हें मेरा आदाब कहिएगा। ए मेरे प्रिय मित्र मांगड़ो, तुम चाहते हैं मैं किधर से फिर मिलेंगे यदि खुदा चाहे। अलविदा महबूब अलविदा, अब कि हम पिछड़े तो कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। बस इतना सा हिसाब था हमारा, बस इतनी सी जिंदगी थी हमारी। खुदा से फुर्सत को ना मिले, वो भी बस 4 दिन। मेरे प्रिय भाई बाबू, तो क्यों हो गए? अरे महबूब, मेरा मानना है कि मुशायरा बहुत हो गया है। अब हमें कुछ कर लेनी चाहिए। चलो, नहीं, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे अरे पूरी जिंदगी मुझे अपने पीछे रखा है, अब खुद पीछे क्यों आना चाहते हो? इसी बात का तो बड़ा आश्चर्य है, मैं चाहता हूँ तुम जिंदगी के इस आखिरी क्षण में आगे जाओ। मैं पिछले वर्ग में ही थी,
एक काम करिए, आप लोग ना आराम फरमाइए, उसके बाद लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो करना चाहती है करिए। एक सेकंड, हमाम हुजूर होटल में फरमा तो चुके हैं हुजूर। अब आप सीधा खाने का बंदोबस्त करवाइए। सेक्रेटरी साहब, वही सागर, आप चलिए। अरे गुस्सा मत इतने बड़े अफसर होकर इतना डरते हैं, शर्म नहीं आती आपको? कौन हो तुम? और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मारिया! बेटा! क्या आपका होटल ना पहले का जनाब? अभी भी नींद में है क्या? कैसे से अफसर हैं आप? कौन सा अफसर? कैसा अफसर? अच्छा जी, आप हमें से खुफियागिरी कर रहे हैं क्या? उसी अफसर। और नहीं तो क्या सादा अफसर? अगर मुझे पता होता कि आप इतनी रुखाई से पेश आएंगे, तो मैं 2 घंटे बैठ के आपको पंखा ना चलती। और नहीं तो क्या? हाथ जोड़कर मैंने आपको पंखा चलते 2 घंटे तक तो घर आके नहीं रहा आपने। कई बार तो ऐसा लग रहा था जैसे बादल गरज रहे हो। पहले ये तो बताओ मैं यहाँ कैसे आया? आप पहले बाहर से निकल कर आइए, फिर सवाल पूछिए। कुछ नहीं, बस आप लोग खाना खा रहे थे और खाते ही चले गए, खाते ही चले गए, खाते ही चले गए। अबे भाई, खाली थाली में सर रख कर गहरी नींद सो गए। खाना बहुत लजीज था और 3 दिन से कुछ खाया नहीं। हाय अल्लाह, क्या दिल्ली में 3 दिन बाद खाना खाने वाली बात है? तो फिर क्या है इस दुनिया की कोई खुफिया चाल है? आप ऐसे ही समझ। वो कैसे? ऐसे कि आपको बेहोश देखकर सब बेहोश हो गए। सबको लगा खाने में कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं है। और अब्बू तुम्हारी घबराहट क्या देखा कि हम बेहोश पड़ रहे थे? अब्बू इस रियासत के दीवान जनाब दिलदार खान बिन मुरफ्फत, ये उनका तकल्लुस है। शायरी में उनको आती नहीं है, तकल्लुस के बड़े शौकीन हैं। वो मेरे अब्बू हैं और मैं उनकी बेटी निशात। दोनों हाथों से मुझे होटल में नहीं, उनको दूसरा पंखा तो मुझे जलाने के लिए बोले कराई थी। बीजा वालों, अगर आपकी नींद की फिक्र न होती तो इतना बुरा हवा न चलने देते उनको। अरे भाई, बीजा वालों, तुम ना मेरे को किसी सौदे की मौत मुझे जलन तो ऐसे खाती है कि बस क्या बताऊं? पर वो यहाँ से चिल्लाती हुई क्यों गई? मैंने क्या? अजीबा अजीबा, कोई बाजा मासूमियत में आपकी उनका हाथ भगोड़ नोच के खा रहे थे और मुझसे पूछ रहे हैं कि वो चीखती हुई क्यों? कौन है? और नहीं तो बिल्कुल हमारे गुलफाम की तरह। कौन कौन? हमारे कुत्ता। हो सकता है तो बात नहीं। जरूर खाने का ही ख्वाब देख रहे हो। आपके हमें बहुत गुस्सा हो रही है। तो होने दीजिए। अच्छा किया जो हाथ काट दिया, अब कुछ दिन उसका हाथ बचाना तो बंद हो जाएगा। अच्छा सुनिए, बड़ी सुहानी शाम है, कुछ देर से हल्की नहीं चलिएगा। अरे, पर वो मेरा बाबू सेक्रेटरी। अच्छा, वो अल्लाह नबी की निगरानी में है और बड़े आराम से है। पर तुम्हारे अब्बू वो बेचारे भी जमानों की हिरासत में है और बड़ी तकलीफ में है। तुम चलो ना। चुप रहो यार। ये चोट कैसे लगी बेगम? हैं? पूरी बोटी उखाड़ दी लगी है। चलो तुम्हारा अस्पताल में इलाज करा है। चलो। क्यों? तुम्हारी बात सुनिए, ना भी नहीं है, जो यहाँ दुनिया में ना। अरे यार, जालिम ठीक से इलाज ना की तो सोचना ही मटी, समझी? है? नहीं का इलाज करने जाओगी ना।
बेईमानो, तुम क्यों इस तरह झील के किनारे मायूस बैठे हो? आओ, मेरी किरणों को थामकर मेरे पास आ जाओ। मैं यहाँ तुम्हें चांदनी के डोलने में झुलाऊंगा, चांदनी के प्याले में चांदनी की मदिरा भी पिलाऊंगा, जिसे पीकर तुम धरती के बारे में भूल जाओगे, क्योंकि चांदनी तो एकमात्र स्थान है जहाँ प्यार प्यार और प्यार के अलावा और कुछ नहीं। थोड़ी सी नौकरी आ जाती है। तुम तो सच पूछ रहे हो। पर अगर मेरे होते हुए तुम्हारी आंखों में आंसू है तो क्या फायदा मेरा होने का? इससे अच्छा तो झील में कूद कर अपनी जान दे। तो मेरी राह से जा बोल। हाँ, तुम्हें कैसे बोलना पड़ेगा? नहीं बोलो। ये बोल रहा था जहाँ पर मैंने पहली बार तुम्हें दुख दिया था। मैंने आज तक तुम्हें क्या दिया? दर्द। बस तो मेरा हाथ उठा क्या? तुम्हें मेरे प्यार की कसम जोर से काटना। अगर नहीं काटोगी तो इसी झील में कूद के जान दे दूंगा। आसमान में खिला हुआ चांद, ये भी चांदनी, ठंडी ठंडी हवा और दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। पूरा ऑर्डर पे कमाल है। इतने गर्मों और अननाटे किस्म के आदमी है आप? आपको इतना बड़ा अफसर किसने बना दिया? औलाद ने, इसमें मेरा कोई अपना हाथ नहीं है। बड़े खतरों का सामना कैसे कर लेते हैं आप? वो हमारे दफ्तर में सारा काम दिन में हो जाता है, इस तरह रात को अंधेरे जा। देखिए, आप इतना डरते क्यों हैं? मैं शहर का रहने वाला हूँ ना, इतने भयानक एडवांस अच्छा, सचमुच डर रही है या इसमें भी आपकी कोई खुफिया चाल है? नहीं, मैं सच में डर रहा हूँ। देखो, क्यों? क्योंकि हम दोनों यहाँ अकेले हैं। कि हम दोनों कुछ कर ना बैठे? तो बेटे क्या है? दिक्कत ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे और हमारे अलावा हाँ कोई तीसरा भी है। मतलब मेरा इंट्यूशन, छठी हिस्स ऐसा कह रही है कि हमारे अलावा यहाँ कोई तीसरा है जो हमें वॉच करे। तीसरा मतलब कोई पुत्र? मेरा मतलब हमारे अलावा मेरे ख्याल से कोई तीसरा भी है। और होने को तो चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी है, और किसी ने एक छोटा पौधा भी ले आया साथ में। आप दीवाने हो गए हैं? इतने सारे लोग कैसे आएंगे भला? मुझे वो कुछ नहीं पता। प्लीज चलो। अच्छा, थोड़ी देर और रुकिए, फिर चलिए। क्या है वो? देखो प्लीज, देखो। मेरे ख्याल से शायद आपको देखकर डर है। मैं देख लूं, इधर। निकाल दे। मैं रुक जाऊं। अच्छा
गलते मेरे नाम पे है। अफसर जी, आपसे बहुत उम्मीद थी। मेरी बात को भी नहीं थी। कल रात आधी रात किसी जंगल में मिले, अकेले, किसी पर भरोसा नहीं किया उसने। भेड़िया पीड़े भेड़ समझ। भेड़िया भेड़ समझ। भेड़िया पीड़े भेड़ समझ। भेड़िया भेड़ समझ। ये क्या चक्कर है? और ये चिट्ठी जंगल में कैसे आई? जंगल का नाम क्या है? जंगल का नाम खाना मन क्यों? क्या? पेड़ चल रहे हैं, भागो बैठ में। ये खुशनुमा आसमान में खिला हुआ चांद, ये भी चांदनी, ठंडी ठंडी हवा और दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। पूरा हॉरर फिल्म कमाल है। कितने गर्म और अनरोमांटिक किस्म के आदमी हैं आप? आपको इतना बड़ा अफसर किसने बना दिया? हालात ने, इसमें मेरा कोई अपना हाथ नहीं है। बड़े बड़े खतरों का सामना कैसे कर लेते हैं आप? वो हमारे दफ्तर में सारा काम दिन में हो जाता है, इस तरह रात को अंधेरे जाओ। फिर आप इतना डरते क्यों हैं? मैं शहर का रहने वाला हूँ ना, इसने भयानक एडवांस में लिया। अच्छा, सचमुच डर रहे हैं या इसमें भी आपकी कोई खुफिया चाल है? नहीं, मैं सच में डर रहा हूँ, देखो। क्यों? क्योंकि हम दोनों यहाँ अकेले हैं। कि हम दोनों कुछ कर ना बैठे? तो बेटे क्या है? दिक्कत ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे और हमारे अलावा यहाँ कोई तीसरा भी है। मतलब मेरा इंट्यूशन, छठी हिस्स ऐसा कह रही है कि हमारे अलावा यहाँ कोई तीसरा है जो हमें वॉच। तीसरा मतलब कोई भूत? मेरा मतलब हमारे अलावा मेरे ख्याल से कोई तीसरा भी है। और होने को तो चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी है, और किसी ने एक छोटा पौधा भी ले आया साथ में। आप दीवाने हो गए हैं? इतने सारे लोग कैसे आएंगे भला? मुझे वो कुछ नहीं पता। प्लीज चलो। अच्छा, थोड़ी देर और रुकिए, फिर चलिए। क्या है वो? देखो प्लीज, देखो। मेरे ख्याल से शायद आपको देखकर डर है। मैं देख इधर। निकाल दे। अरे रुक जाओ। क्या मर्दों वाला कैसे सीख सकती हो? मर्दों वाला मेरा इंट्यूशन सही था। कैसा हीरो क्या है?
भेड़िया पीड़ित भेड़िया पीड़ित जंगल का नाम क्या है? पेड़ चल रहे हैं, भागो पेड़ पे। अरे खाना बना गया घर में, पहले मुझे ये बताओ कि भेड़िया पीड़ित भेड़ समाज क्या है? भेड़िया पीड़ित भेड़ समाज? हाँ, क्या ये? समाज तो यहाँ बहुत है। आर्य समाज है, कल्याण समाज है, व्यापारी रहेगा, मगर ये भेड़िया पीड़ित भेड़ समाज ये कहाँ पहली बार सुन रहे होंगे? क्यों जी? और वो भी भेड़िया पीड़ित। सुनने में तो कोई ड्रामे ड्रामे जैसा लग रहा है, क्यों? अरे नहीं यार, ड्रामे वामे की संस्था होती तो हमें निमंत्रण नहीं भेजती क्या? चलो नहीं भेजती तो मुझे तो पता चल ही जाता। अरे खत तो मैं अरे बताएगा क्या कोई बताएगा? साहब आपने कहा अरे हुजूर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम पहले ही सुलझा रही है तो अतः पता बता लीजिए। अकाल का चिट्ठे और पता इसका जंगल। अरे हुजूर, आप तो सचमुच ही Shut up! चोली में एक हीरा सरकार के में सिर्फ ये आपको रजिस्ट्री से मिली या ऑर्डिनरी डिलीवरी से? बेटे प्रश्न बाद में मैं पढ़ ले पढ़ी हो पानी पढ़िए पढ़िए। अफसर जी, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हालात भी रात को इसी जंगल में मिलिए, लेकिन अकेले किसी पर भरोसा मत कीजिए। भेड़िया पीड़ित ये तो बैन है हुजूर, जुर्माना तो नहीं भरना पड़ेगा ना साहब को? जुर्माने तभी आपसे भरेंगे, वो भी क्या हाल में सकते आते ना जाए बच्चे। आप हमको सबकी प्रॉब्लम बता दीजिए, हम डायग्नोज करके समझ लेंगे। लेकिन पहले तो बताइए कि जंगल में हुआ क्या? बैठो बैठो ना, बताइए बताइए, बैठो बैठो। मैं जंगल में था और मेरे साथ था दिलशाद। ठीक
तुम्हारा हमारा जन्मों जन्मों का साथ है तो कोई आसपास टॉयलेट है? ये भी कर लीजिए, पूरा देश पड़ा हुआ है। हम इधर जा रहे, किसी को अंदर बता दीजिए। किसी को नहीं आने दूंगा सर। अब मैं मेरे जीवनदाता लाखन सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वह अपने मुखार बिंदु से दो शब्द कह दे ससुर। तालियां! भाइयों और तो गाँव का ज्वाल इतना है कि मेरा गला लौटा जा रहा है। आप लोगों से तो प्यार, दुलार और सम्मान मुझे मिला है, उसका मैं अत्यंत आभारी हूँ। इस खास अवसर पर मैं दो विशेष घोषणाएं करना चाहता हूँ। पहली तो ये कि दिल्ली से आए सरकारी अफसर के चन्नों में 50,000 रुपए की भेंट। और दूसरी ये कि अगले हफ्ते अपने जन्म दिवस पर मैं इस सजीव युग के जीवन से संन्यास ले रहा हूँ। ये सवाल अपने आप को क्या कह रहे हैं आप? तो भाई बत्ती कह रहा हूँ। इस तरह कहने की प्रेरणा मुझे आप सबसे ही मिली है। जो काम बिना बंदूक से किया जा सकता है, उसके लिए बंदूक उठाना बेकार है। इसलिए मैं रातन सिंह, आपका अपना रातन सिंह, इस सजीव युग जीवन से संन्यास ले रहा हूँ। सर मुबारक हो। वहाँ गया पंडित टंकी खाली, यहाँ मिली आपको 50,000 की थैली काली। क्या बात है सर, मुबारक हो। एक सेकंड सर, वही लगे, शक्ल दिखाइए, पहली रात थोड़ी है आपकी। सर अपने मुझे आपको कहीं देखा है? नहीं देखा होगा, हम चैनपुर पहली बार आए। सर मैं भी चैनपुर का नहीं हूँ, दरअसल मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा नाम भोला राम लल्लड़ है। मैं तिहाड़ जेल में वहाँ पर ड्यूटी पे था। वहाँ पर सारी एक गलती की वजह से ना 2 कैदी खुर हो गए और पनिशमेंट के तौर पर मेरे को यहाँ भेज दिया। मैं सर एक सच बात बताऊँ, मेरी याददाश्त इतनी है नहीं, ये सोच रहा हूँ मैंने आपको नहीं देखा है। सर मैंने देखा है, सर मैंने देखा है। और जो चाहती? आ रहा हूँ सर। अबे कौन में बैठ जाएगा? कौन में जा? अरे मैं जा रहा हूँ, लेकिन इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे ढंग से खाना तक खाने नहीं दिया। कुत्ते हर समय खाना खाना खाना। और तुम्हें खाना खाना नहीं दिखता, तुम्हें तो नींद में भी दिखता है, वरना बेगम साहिबा का हाथ ना चबा जाते। अरे बेगम साहब गई दौड़ में। पहले तुम चलो। मैं नहीं जाने वाला यार। पहली बार तो जिंदगी में ऐसा ठिकाना है कि फिरदौस बरहुए ज़मीन हंस, हम ही हंसो, हम ही हंसो। अब तुम्हें अल्लाह की से निकाल करके यही फंस जाऊंगा। और फिर यही दफन भी हो जाता। तौबा इस सवाल में हूँ। अरे माना कि तुम्हारा मुंह टेढ़ा है, लेकिन बात तो सीधी करो यार। अगर मैंने सीधी बात कर दी ना, तो हम कहीं मुंह नहीं दिखाने लायक रहेंगे। वो यहाँ आ गया है। वो कौन? बोला था। भुलक्कर तिहाड़ जेल वाला। भुलक्कर तिहाड़ जेल वाला दिल्ली से चैनपुर आ गया है। और मेरे उसे मुठभेड़ भी हो गई। अरे उसने कहीं तुम्हें पहचाना तो नहीं? उसने मुझे पहचाना नहीं। और वो मुझसे बोला, इस शहर लगता है मैं
कमीना उसको कभी याद नहीं आने वाला। उसने तुम्हें कहाँ देखा? उसकी याददाश्त बेहद बुरी है। अरे अगर उस बेहद बुरी आकाश को इतना याद आ सकता है कि उसने मुझे पहले कहीं देखा है और कल को उसको हमारे नाम याद आ गए, और फिर अगर उसे याद आ गया कि हम वो ये तो उसका पागल बना के भागे। और वैसे भी इसके अलावा बहुत सारे ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, ये लाखन सिंह, लाखन सिंह रात से सचमुच मोहब्बत करने लगे हो तो खान साहब से जाकर उसका हाथ मांग लो और फिर लाखन यहाँ और यहाँ हम दोनों को गोली चला देगा। अरे आएंगे हजारों लाखों दिलशाद, जान तो सब एक ही है ना। छी यार महबूब छी, कितने गंदे आशिक हो यार। ये दुनिया तुम पर थूकेगी आज थूक। अरे मंजूर है पर पहले अरे मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं जाने वाला यार। अल्लाह मैं कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी बीवी को बताता हूँ। क्या दूसरी? क्या नहीं, दूसरी तो शादी कर रहे हो तुम यार बात में मेरी बीवी को बीच में लाना मत। जरूर लाऊंगा, फिर मैं भी तो देखूं तुम्हारी कैसे फिर जंगलों में तुम ना एक नंबर के कुत्ते कमीने आदमी हो। चलना बैड बॉय। अपने आप को जयपुर वालों के साथ रहकर क्या समझने लगा हूं। और ये कोई अपना ध्यान रखना। खुदा हाफिज। एक सेकंड इधर आओ। नहीं यार आओ ना यार, बताओ क्या करना है? करना क्या है? सामान पैक कर लो, हम रात को निकलेंगे। आज रात को जयपुर से निकल। हटाओ हटाओ। अच्छा है इस संभव को ये नहीं पता कि इसकी बीवी तो बहुत बरस पहले ही वरना ये तो जान लेगा। जान तो आप मेरे लेने पर तुला, मेरी महबूब खाने दो। बेगम साहिबा, ये पूरी रात को आप हाँ मैं दोनों वाली सदा आज के बाद आप बिना कैसी बातें करते नहीं बेगम साहिबा, इतनी रात को आप सोई कैसे होगी? इतना छोड़ा भी रहा कि ऐसी कुछ गलती हो गई बेगम साहिबा। गलती तो मुझसे हो गई कि एक परदेसी से अपना दिल लगा बैठी, जो मैं जानती कि प्रीत के दुख होए लगा ढियोला बेटी की प्रीत ना कीजिए कोई। बेगम साहिबा आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी वो बैग में पैक करी है, अब जहाँ जाएगी मुझे। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप पागल तो नहीं हो? हाँ, हो गई, पागल हो गई हूँ, दीवानी हो गई, पागल भी हो गई हूँ। झील के किनारे आपने उस रात जो मोहब्बत जताई थी ना, उसी का असर है ये। पर झील के किनारे से मैं आपके साथ कभी गया ही नहीं। तब चले चलो। क्यों चले चलो? मैं क्यों चले चलो? मैं आपको अपनी अपनी समझ सकता हूँ। उसके साथ बोला था। बोला था, पर अपने मन से थोड़ी बोला था। उस कभी ने लाकर के घर से बोला था। मतलब मुझे अगर सॉरी आपसे कहना होता तो मैं कहता सॉरी खाला, सॉरी आंटी, सॉरी अम्मी जान। मैं मर जाऊँ, मेरे दिल का दर्द खराब हो गया, इतना खराब हो गया, मैं क्या करूँ? क्या हुआ बेटा? अरे कहाँ हो गई हो? छोड़ दो। ये ले, छोड़ दिया। मैं जान के डोले में झूलूंगी, आने के बाद पति रखी होगी। ये देख लेना तुम। हो जाओगे। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अरे मर जाना, हम मारेंगे तुमको। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कौन हो तुम? भेड़िया पीड़ित मेर से बात हम सच्चे आतंकवादी नहीं है। हम खुद उस खूनी पंजे के आतंक का शिकार है। खान साहब और उनके चारों साथी वो पांचों लोग उन्हीं पंजे के नाम से ही जाने जाते हैं। उन्हीं के कारण हम और हमारे जैसे लाखों गरीबों का जीवन बर्बाद हो गया अब तक। पूरे राज्य में भूख और गरीबी है, रिश्वतखोरी और जमाखोरी है, भ्रष्टाचार और
अत्याचार है। इसके खिलाफ सजा सी और दिखाए जाने वाले की जुबान काट ली जाती है, किसी की जुबान काट ली जाती है, किसी की टांगें तोड़ दी जाती है, किसी की आंखें निकाल ली जाती है, किसी को गोलियों तक से उड़ा दिया जाता है, तो बेटुकी से टूट दी जाती है, लोगों को घर से बेघर कर दिया जाता है। इन्हीं बेटियों के अत्याचार से बचने के लिए हमने ये संस्था बनाई। हमें नहीं, दिल्ली की सत्ता करने के लिए और उन्होंने आपको भेज दिया ताकि आप हमें बचा सके, हम भेड़ियों को सजा दिला सके। हमने कितनी बार आशा के लिए मिलने की कोशिश की, मुझे जंगल में भी आए थे, लेकिन आप कभी हमें अकेले मिले जल्दी बच जाते, इसलिए आज आए ताकि हमको अपने दुख सुना सके। पकड़ो सबको! घबराइए मत सर, आतंकवादी को बाद में ठिकाने लगा देंगे। दीदी ने ऑर्डर दिया था इन्हें काउंटर वाली लिस्ट में डाले, और तो और रेड अलर्ट भी घोषित कर रखा था। मैं तो यहाँ पेट्रोलिंग के लिए निकला था, देखा कोई तो घुस रहा है, फिर क्या मार दिया छापा। अब घबराने की टेंशन नहीं है सर, मैं तो जा रहा हूँ, आप सोइए आराम से, खराटे मार के सोइए। गुड नाइट सर। अबे देख कर जा। Excuse me, sir. No, excuse me, sir. Excuse me, sir. Sir, मैंने आपको देखा है। Sir, मैंने आपको देखा है। मारेंगे 4 गिनेंगे 20, समझा? सर, देखा है। मैंने देखा। तुमको देखा है? अरे कौन सा तुमसे दिलशाद का हाथ सही होता है। लालका जी से दोस्ती कर लिया क्या? हुजूर हुकुम फरमाइए, हुकुम। आप अपनी बिटिया का हाथ हमारे हाथ में दे दीजिए। क्या? हमारी बिटिया का हाथ? मतलब अगर आपको इतराज ना हो। एतराज? अरे दिन भर शादी करिए, रात भर शादी करिए, मेरा बुरा लगता है ना, पागल हो जाऊंगा। स्मार्ट बॉय। अरे क्या? अरे बाबा की बहन भाभी, तुम्हें अक्षर के साथ शादी कबूल है? सुनो भाई, एक्साइटेड ज्यादा हो रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन
शादियां थी जहाँ से आपने निकाह कबूल किया? जी नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। क्या? ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि मेरे को याद आ गया है कि ये दोनों कौन है। ये दोनों अफसर नहीं, ये तिहाड़ जेल के भागे हुए कैदी हैं। ये देखो, इनकी फिल्म न्यूज़पेपर में मैं इधर ही खड़ा हूँ, फोटो देखिए। कर लो हमारे को रखना है, अभी हम जिंदा है, मारेंगे चार। तुम सालों जयपुर वाले समझते क्या होता आपको? पकड़ो, रेडी स्टेडी को। मुझे नहीं उठते पकड़ो। मटन मसाला खा रहा था कि कभी ये दामाद का एक और खतरा उसमें लिखा है कि वहाँ एक और आदमी आके खड़ा है जो भी इन दोनों की तरह नहीं है, 100% अफसर है। वो आ गया, देखो वो आ गया। अरे अब क्या किया जाए? मैं बताता हूँ। ओए पीछे। अबे हट जा पीछे। मैंने से टोजी अंदर डोंट पुट दैट टोजी। सब बोलो भाई। सब में आ गया। मतलब आ गया। हाँ, हमें भी उतने याद किए। मतलब हम एक हो सोचे, अरे देखेंगे फिर इस अफसर को। आप बस हमें अपनी गैंग में शामिल कर दीजिए। किस गैंग में शामिल करने की बात कर रहे हैं आप शायद? गैंग। ओह, रुकिए जरा, अपने गैंग से, अपने पर्सनल गैंग से पूछ कर आते हैं। रुकिए। गैंग मीटिंग। क्या करो? मर जाएंगे। सर, क्या कर सर? क्या? अरे कहा जी साहब, शामिल कर लिया मैंने। और मुझे तो रिश्ता कबूल है। और जाओगे। दूल्हा दुल्हन की जोड़ी सदा सलामत रहे। भेड़िया समाज जो हमेशा एक ही समूह में चलता है और अपने शिकार को एक ही साथ दबोचता है। कहने को तो ये संख्या में बहुत कम है, लेकिन छल और बल के खेल में नहीं। भेड़ समाज जो संख्या में तो ज्यादा है, पर जिस तरफ हाथ दिया जाए उस तरफ चलने को तैयार हो जाता है ये समाज जो अपनी आंखों और दिमाग को इस्तेमाल में नहीं लाता, इसीलिए हमेशा अत्याचार और शोषण का शिकार हो जाता है। भेड़िया समाज जिसे जब जैसी जरूरत होती है वो भेड़ समाज को कभी धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के अधिकारों पर बांट देता है और अपना वर्चस्व बनाया रखता है। क्या ये भेड़ समाज कभी जागेगा? क्या ये भेड़ समाज कभी भी इन आधारों पर बंटना बंद होगा? क्या ये सोया हुआ समाज कभी जागेगा? क्या ये सोया हुआ समाज कभी जागेगा? क्या ये सोया हुआ समाज कभी जागेगा? आज किरणों की सुनहरी बांसुरी पर जागरण का एक मंगल गीत गाओ। आज किरणों की सुनहरी बांसुरी पर जागरण का एक मंगल गीत गाओ। बाजुओं में है तुम्हारे चांद तारे और तुमसे प्रकृति के सब दूत हारे। है दिल निश्चित तुम्हारी है सफलता, न्याय के संघर्ष में मत डगमगाओ। आज किरणों की सुनहरी बांसुरी पर जागरण का एक मंगल गीत गाओ। मंगल गीत गाओ। मंगल गीत गाओ। मैं पूर्वा अग्रवाल, तमन्ना बेगम और सूत्रधार के रूप में। मेरा नाम ऑर्बिटर के किरदार में। मैं जवान पीएन तरफदार के किरदार में। मैं
को अच्छा बनाने के लिए एक अच्छे निर्देशक की भी जरूरत है। तो मैं आप सभी के बीच बुलाना चाहूँगा हमारे इस नाटक के निर्देशक, जो मैं आपको आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सराहा, आपको पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हमारे म्यूजिक डायरेक्टर रजनीश कुमार को भी मंच पे बुलाना और सबसे ज़्यादा मैं त्रिवेणी कला संगम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दर्शकों के साथ साथ। थैंक यू सो मच हमें इतना अच्छा मौका देने के लिए। थैंक यू। आप लोग का शुक्रिया।